हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप अपना जीएसटी एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 फाइल कर सकते हैं। अभी हम जीएसटी की वेबसाइट पर हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम आपको बताते हैं कि जीएसटी एनुअल रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। आप लॉगिन कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको एनुअल रिटर्न का बटन दिखेगा, या तो आप यहाँ से जा सकते हैं या फिर आपको कहाँ जाना है, सर्विस में, यहाँ पर रिटर्न वाले सेक्शन में और यहाँ पे एनुअल रिटर्न में। तो कहीं से भी जा सकते हैं। हम फिलहाल यहाँ से जाते हैं, यहाँ पर गए एनुअल रिटर्न में। एनुअल रिटर्न में जाने के बाद यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल ईयर 2021-22 जब से भी है, तो अभी लेटेस्ट हम लोग 21-22 का फाइल करेंगे। तो यहाँ पर सर्च करेंगे। यहाँ पर सर्च करने के बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, हेल्प। अगर नील फाइल करना है तो कैन बी फाइल। जैसे क्या होता है कि अगर आपका नील फाइल क्यों करेंगे, वो पिछले वीडियो में मैंने बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो जा करके देख लेना। उसमें आपको पूरी डिटेल में मिल जाएगा कि आपने नील फाइल करना है तो क्यों करना है। नील फाइल भी करना मैंडेटरी होता है अगर आपका ब्रांचेस है वहाँ पर नील सप्लाई हुआ है तो आप उसको जा करके देख लेना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो वो नील फाइल करने के लिए आ गया। तो यहाँ पर सर्च किया, उसके बाद कुछ यहाँ पर और भी है। कैन बी फाइल ऑनलाइन, इट कैन बी प्रिपेयर्ड ऑफलाइन से भी फाइल हो सकता है। ये सब यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अनलेस एग्जम्प्टेड ये सब लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि एनुअल रिटर्न एक बार फाइल कर दिए तो रिवाइज नहीं कर सकते, तो इसको बड़े ही ध्यान से करना है। और मेरी ज़्यादा माने तो आप क्या करें कि किसी प्रोफेशनल की एडवाइस ज़रूर ले लें उसको फाइल करने से पहले। तो यहाँ पर रिवाइज नहीं किया सकता है। और यहाँ पर अभी क्या है कि आईटीसी जो आपका ऑटो पॉपुलेट हो रहा होगा वो 15/7/2022 तक ये इंस्ट्रक्शन है। मतलब अगर 15/7/2022 तक, मतलब 15/7/2022 तक अगर किसी सप्लायर ने आपका आईटीसी फाइल किया होगा, कोई गलत रिपोर्टिंग कर दिया होगा या नहीं फाइल किया होगा, तो उस टाइम तक भी फाइल करेगा तो आपको दिख जाएगा। लेकिन अगर उसके बाद आपने किसी से अमेंडमेंट करवाया होगा तो वो अभी इसमें नहीं दिखेगा। तो आपको रिटर्न फाइल करना है जब ये अपडेट हो जाएगा जीएसटी पोर्टल, तभी आपको फाइल करना है इसमें, जब 30 नवंबर तक का डेटा इसमें लेने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लियर करते हैं। यहाँ पर प्रिपेयर ऑनलाइन ऑफलाइन, तो हम ऑनलाइन की बात करते हैं कैसे करते हैं। तो प्रिपेयर ऑनलाइन में जाएंगे। प्रिपेयर ऑनलाइन में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर ना बहुत सारे कुछ हमको देखने होते हैं, क्योंकि बिना इसके अब फाइल नहीं कीजिएगा। यहाँ पर क्या है कि नील अगर फाइल करना है तो यस कीजिए और नील फाइल कर सकते हैं। तो अभी हम नो करते हैं ताकि आपको दिखा सकें। यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, ये सब आ गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि इतने सारे टैब है। ये सब क्या है कि डाउनलोड GSTR3B PDF GSTR1 और कंप्यूटेड टेबल 8A। टेबल 8A क्या होता है ये सब मैं बताऊंगा अभी, धीरे धीरे पूरी इस वीडियो के अंत तक देखना। पहले मैं एक एक करके बताता हूँ। ये क्या होता है कि GSTR 9 जो है एनुअल कंप्यूटेड, मतलब आपने जो GSTR1 और 3B फाइल किया है उसके बेसिस पे ये आपको एक डिटेल समरी दे देता है कि हाँ ये आपका इस तरह का है। उसी तरह से आपसे साल भर में जितने भी GSTR1 फाइल किए हैं उसका पूरा PDF इसमें दे देता है कंसोलिडेट कर करके। और उसी तरह से GSTR3 भी दे देता है। और उसके बाद टेबल 8A। टेबल 8A क्या होता है कि जो भी आपका आईटीसी है, मतलब 2B जो भी है उसका कंसोलिडेटेड समरी है। तो लेकिन 2B में क्या होता है कि B2B का सप्लाई अलग और क्रेडिट नोट अलग रहता है। टेबल 8A में क्या होगा कि आपको सब कंसोलिडेट करके, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि टेबल जो GSTR 8A है इसमें क्या होता है कि इसमें आपको बाइफरकेशन तो दिया रहेगा क्रेडिट नोट ये वगैरह, लेकिन यहाँ पर जो टेबल 8A यहाँ पर जो आईटीसी में आता है, यहाँ पर आपको मतलब कंसोलिडेट कर करके आता है। तो वो पूरा कंसोलिडेटेड यहाँ पर सिंपल सा ये परचेज है, ये सेल है और ये आपने जो पेमेंट किया है वो है। और ये आपका GSTR 9 है जो डिपार्टमेंट हमको बोल रहा है फाइल करने के लिए, तो उसका एक कंप्यूटेड समरी है। तो ये सब समझिए। उसके बाद आते हैं यहाँ पर देखिए, पॉइंट नंबर 4 से शुरू है। क्यों? क्योंकि पॉइंट नंबर 1 में GSTN डाला जाता है, उसके बाद लीगल नेम, ट्रेड नेम, ये 2 नंबर में आता है। इसके बाद 3 नंबर में ये आता है फाइनेंशियल ईयर, और यहाँ से चौथा नंबर शुरू होता है, ठीक है। तो ये हम देख ले कि अगर चौथा नंबर से क्यों शुरू होता है। यहाँ पे 4 नंबर में एक एक वीडियो को पूरी डिटेल में हम समझेंगे, सो इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। यहाँ पर क्या करना है, अब चौथा नंबर पे हम इसको ओपन करते हैं कि क्या है। देखिए चौथा नंबर में क्या है कि चौथा नंबर में आपको यहाँ पर सब कुछ डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर आप हेल्प भी देख सकते हैं कि इसमें आप हेल्प लीजिएगा तो इसमें आपको बताएगा कि किस में क्या चीज़ डालना है क्या नहीं डालना है, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ
देखिए द फील्ड वेयर द सिस्टम कंप्यूटेड वैल्यू would be modify more or less than 20% and be highlighted in red for reference and attention। देखिए अभी क्या हो रहा है कि इस बंदे ने फाइल किया है आपका 2 करोड़ का B2C, मतलब 2 करोड़ का सेल इसका B2C वाला है, और 4,98,00,000 का B2B, मतलब क्या है कि इसका टोटल टर्नओवर 7,26,00,000 का निकल के आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 7,26,00,000 निकल करके आ रही है, तो इसको हमको क्या करना है, पहले मैच करना है कि 7,26,00,000 कहाँ से आ रही है क्या। तो ये आपको सिंपली ये GSTR1 का डेटा देता है, मतलब GSTR1 आपने जो फाइल किया है उसका डेटा देता है। तब आपको क्या करना है, क्या सही क्या गलत करना है वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सा यहाँ पर फील्ड है और क्यों, क्या इंपॉर्टेंट है, आपको कैसे भरना है। तो देखिए सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये आपको क्या करना है कि आप जो भी सप्लाई अपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को किया होगा उसकी डिटेल यहाँ डालनी है, IGST, CGST, SGST और सेस। ठीक है, उसके बाद इस कॉलम में आपको क्या करना है कि जो भी रजिस्टर्ड पर्सन से सेल किया है उसको दिखाना है, उस पर जो IGST है ये है वो सब दिखा देना है। उसके बाद यहाँ पर जीरो रेटेड सप्लाई, मतलब एक्सपोर्ट जो क्या है ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स, मतलब जब आप किसी पे पेमेंट ऑफ टैक्स करके एक्सपोर्ट किया, जैसे कोई भी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस या गुड्स किए हैं उस पे पेमेंट करके किए हैं, तो उसको यहाँ दिखाना। अगर किसी पे एक्सपोर्ट पे जीरो रेटेड पे कहीं भी अगर एलईटी लेकर के किए होंगे तो पेमेंट नहीं किए होंगे तो उसका बाइफरकेशन नीचे दिखाना है आपको। तो यहाँ पर जीरो रेटेड सप्लाई है, इसका अगर टैक्स पेमेंट किए हैं तो उसको यहाँ दिखाना है। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ सप्लाई टू SEZ ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स, मतलब यहाँ पर जो भी पेमेंट किया है SEZ को अगर टैक्स पेमेंट करके किया है तो यहाँ दिखाना, नहीं किया है तो उसको नीचे कहीं पे मेंशन करने का है, वो आगे बताऊंगा कि कहाँ पे मेंशन करना है, उसको करना है। तो यहाँ पर जिस पे SEZ को पेमेंट किया उसी तरह से डीम्ड एक्सपोर्ट हुआ है तो उसका यहाँ पे डिटेल आपको फिल करना है। फिर उसके बाद F वाले में क्या करना है कि एडवांस, ये ज़्यादातर रियल एस्टेट वाले में आता है कि एडवांस हमने रिसीव किया है उस पर हमने टैक्स पेमेंट कर दिया है, तो आपके GSTR1 से उठ करके आ जाएगा, यहाँ पर वो दिखाना है। लेकिन अगर जैसे एडवांस कोई भी ऐसा जिस पे अभी तक आपने इनवॉइस रेज नहीं किया है उसका डिटेल यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड ऑन द रिवर्स चार्ज, मतलब कोई भी ऐसा इनवर्ट सप्लाई, मतलब जो कि जिस पे RCM आपको पेमेंट करना था तो आपने पेमेंट किया होगा उसका डिटेल यहाँ पर लिखना है। देखिए तो उसका डिटेल यहाँ पर लिखना है इनवर्ट सप्लाई का, मतलब जो RCM पेमेंट किए हैं। तो ये पूरी टेबल आप समझ गए होंगे कि इस टेबल में क्या है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ डिटेल आ जाता है। अब उसके बाद क्या है कि क्रेडिट नोट, मतलब जो B2B वाला क्रेडिट नोट होता है वही यहाँ पे आपको ऑटो पॉपुलेट होता है। तो B2B वाला क्रेडिट नोट जो है यहाँ पर आपको ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, तो वो है इन्होंने इस उसमें क्रेडिट नोट इशू किया होगा इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में, तो वो पूरी डिटेल आ गई समरी जोड़ करके। उसी तरह से अगर डेबिट नोट इशू किया है तो वो आ जाएगा यहाँ पे। अगर कोई सप्लाई टैक्स अमेंडमेंट किया है तो वो भी आ जाएगा। अगर इसी फाइनेंस में मान के चलो जुलाई में हमने ये था और टैक्स अमेंडमेंट कर दिया अप्रैल में, सॉरी अगस्त में, तो उसका डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। उसी तरह से अगर टैक्स रिड्यूस किया है तो उसका डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे टोटल ये सब टोटल ले लिया इस चारों का और ये सब टोटल था इसका, तो ये दोनों मिला करके ग्रैंड टोटल यहाँ पर आ जाता है। मतलब जो भी सप्लाई और एडवांस हुआ है जिस पे हमको टैक्स पेमेंट करना था वो मेरा इतना निकल के आ रहा है, 7,26,00,000, यहाँ पर इतना 43,00,000, यहाँ पे 43,00,000। तो देखिए ये टेबल पूरा समझिए कि इसमें क्या फिल करना है। अब कुछ कुछ प्रैक्टिकली चैलेंजेस आएंगे जिसके लिए मैं अलग से वीडियो एक बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि मान के चले आपने सेल छोड़ दिया था पिछले फाइनेंशियल ईयर में तो उसको कहाँ रिपोर्ट करना है। तो देखिए सबका लीगल ओपिनियन अपना चेंज होता है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिखाना है कि यहाँ पर आपको जो आपने सप्लाई किया है GSTR1 के थ्रू उसको ही दिखाना है, उसके अलावा उसको एडजस्ट कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। तो ये हो गया, उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे, ओके कर दिए। उसके बाद बैक टू GSTR9 में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर पूरा 4 नंबर भर लिया, उसके बाद 5वां नंबर कॉलम फाइल करते हैं। अब यहाँ पर भी जैसे 20% से जैसे मान के चले ये अभी 0 है, हम यहाँ पर 5 लाख लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये हाईलाइट हो रहा है 5 लाख रुपया, मतलब क्यों, क्योंकि ये रेड हो जाएगा और वो जो है GSTR9 मतलब गवर्नमेंट को वो पकड़ में आएगा रेफरेंस के लिए, या अटेंशन उनको आएगा कि अरे 5 लाख का यहाँ पे कैसे मिसमैच हो गया, इसने GSTR1 में कभी फाइल नहीं किया तो यहाँ पे कैसे दिखा रहा है। तो वो चीज़ है इसलिए वहाँ पर वो हाईलाइट हो जाता है, तो इसलिए वो लिख रहा है कि रेड हो जाएगा। आप जैसे अगर 2 रुपया डालते हैं
तो भी ऐड हो रहा है, लेकिन वो डिपार्टमेंट की तरफ से वहाँ से है कि 20% से अगर ज़्यादा डिफरेंस दिखाएंगे तो उसमें वो शो करेगा वहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पर आपको जीरो रेटेड सप्लाई डाल दिए। उसके बाद सप्लाई टू SEZ जो ऊपर में बता रहा था कि यहाँ पर जीरो रेटेड टैक्स जो भी जिसका पेमेंट नहीं किया तो उसको यहाँ डालना है। उसी तरह से SEZ वाला है जिस पे टैक्स पेमेंट नहीं करना उसको यहाँ डालना है। अब सप्लाई ऑन विच टैक्स टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, मतलब ऑन विच टैक्स मतलब कोई भी ऐसा सप्लाई, जैसे मान के चलो कि हम वो वाले हैं व्हीकल सर्विस प्रोवाइडर हैं जिसमें हमको RCM में पेमेंट करना पड़ता है। तो उस बेसिस में क्या है कि टर्नओवर तो मेरा यहाँ पर आएगा, मतलब हम RCM में पेमेंट कर रहे हैं, मतलब हमको पेमेंट करना ही नहीं है, दूसरे को पेमेंट करना है, तो उसका डिटेल यहाँ पे फिल होगा। उसके बाद एग्जेम्प्टेड वाला यहाँ पर, रिलेटेड यहाँ पर, और नॉन GST यहाँ पर, मतलब इंक्लूड नो सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके जो PNL में क्रेडिट साइड है उसी को दिखाना है यहाँ पर सारा चीज़, मतलब PNL का जो क्रेडिट साइड होता है वो इनकम वाला पार्ट होता है, उसमें जो भी डिटेल रहेंगी उसको यहाँ पर आपको फिल करना है। उस तरह से यहाँ आ जाएगा। उसी तरह क्रेडिट नोट अगर फाइल किया है तो उसका यहाँ दिखाना है, डेबिट नोट यहाँ दिखाना है अमेंडमेंट के थ्रू। ये सब टोटल जो है आपका टोटल टर्नओवर यहाँ पर जो कि टैक्स पेड किया है आपने, नहीं पेड किया है वो यहाँ पर आएगा। और ये टोटल ऊपर से समरी लेकर के आता है, तो मतलब यहाँ पर आपको वही दिखाना है जिस पर टैक्स पेमेंट नहीं हुआ। तो इस फील्ड में मैंने देखा कि पूरा जो भी सप्लाई किया है उसको दिखाना है, मतलब जो ड्यूरिंग द ईयर GSTR1 में मैंने फाइल किया है उसको दिखाना है, गलती सही जो भी फाइल किया है लेकिन GSTR1 में जो फाइल किया है उसी को दिखाना है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर दिखाना है, मतलब जिस पे टैक्स पेमेंट नहीं करना था उसको यहाँ दिखाना है। जो छूट गया है उसके लिए तो अलग से नीचे अमेंडमेंट करके है, लेकिन उसको यहाँ दिखाना है। अगर आपने ये किया है टैक्स पेमेंट नहीं करना था जिस पर, उसका यहाँ डिटेल देना। तो ये दोनों चीज़ हो गया कि डिटेल ऑफ सेल का यहाँ तक खत्म हो जाता है। उसके बाद यहाँ से शुरू होता है परचेज का। मेन जो है आपका टेबल नंबर 8 आता है, उसका रिकॉन्सिलेशन ये समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इन्होंने यहाँ पर डिटेल्स ऑफ ITC अवेल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, मतलब यहाँ पर हमने जो 3B में पूरा फाइल किया होगा कितना ITC साल भर में, उसका डिटेल यहाँ पर हमको देना है। तो यहाँ पर ये कहाँ से ले रहा है, 4A ऑफ फॉर्म GSTR 3B, मतलब आप 3B में जो भी क्लेम किए होंगे वो जब टोटल कीजिएगा तो आप देखिएगा कि आपका अवेल जो है ITC इतना आया होगा, ठीक है। तो इन्होंने इस तरह से अपना ITC क्लेम किया है। देखिए 1 लाख ये करीब आ रहा है, नीचे देखते हैं 1,16,000 करीब है। तो देखिए ये गाड़ी वाला होगा जिसको इन्होंने अवेल कर लिया जबकि उनको अवेल नहीं करना था। तो वो सब गलती को हम ठीक करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे गलती हो गया है तो उसको कैसे सुधारा जाता है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको भी आप कमेंट में लिखेंगे, अगली वीडियो में हम उसको कंसिडर करके आपको एक FAQ वीडियो बना करके देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है कि इनवर्ट सप्लाई यहाँ पर अब देखिए जो हमने इसको कैसे फिल करना है। यहाँ पर तो ऑटो पॉपुलेटर है, इसको हम एडिट नहीं कर सकते। अब इसको हमको क्या करना है कि हमको बाइफर्केशन देना है कि इनपुट सर्विस है, कैपिटल गुड्स है या इनपुट सर्विस है। यहाँ पर क्या देना है, इनवर्ट सप्लाई अदर देन इम्पोर्ट, मतलब इम्पोर्ट वाला यहाँ नहीं डालना है, और जो RCM बेसिस पे है उसको नहीं डालना है, ठीक है। मतलब ये दो चीज़ छोड़ करके, जैसे हम मान के चलिए ये इतना हम ITC क्लेम किए हैं तो उसी का हमको सिंपल बाइफर्केशन बताना है कि कौन कौन सा ITC हमने क्लेम किया है। तो मान के चलिए कि हम ये सब इनपुट का भी मान लेते हैं, ठीक है। पहले क्या था कि पहले आपके पास ऑप्शनल था कि आप इन सबको, अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप सब इसमें डाल दीजिए, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 21-22 में आपको सारे का अलग अलग बाइफर्केशन डालना होगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर इनवर्ट सप्लाई रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन लाइबल टू, मतलब जो RCM पेमेंट किए हैं जो अनरजिस्टर्ड पर्सन से है उसका ITC लिए हैं तो उसका डिटेल हमें यहाँ भर देना है। ये याद रखिएगा कि ऊपर में जो RCM में अगर टैक्स पेमेंट किया होगा तभी यहाँ पे फिल कीजिएगा, अदरवाइज नहीं फिल कीजिएगा, क्योंकि आपने जब पेमेंट ही नहीं किया तो टैक्स कैसे ले सकते हैं उसका ITC, ठीक है। तो इसका डिटेल उससे मैच करना चाहिए ऊपर में जो डिटेल था। फिर उसके बाद रजिस्टर्ड पर्सन से जो RCM का सप्लाई रिसीव किया था जिसपे आपने RCM पेमेंट किया और उस पर ITC ले रहे हैं तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। तो ये दो फील्ड हो गया RCM वाला, मतलब अगर इन सब का टोटल करेंगे टैक्स का और ऊपर में जो हमने टैक्स का पेमेंट किया था तो वो अगर दोनों को ऐड अप करके देखते हैं तो आपका टोटल RCM में जितना पेमेंट होगा उतना ITC आप मैक्सिमम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आपने कभी इंपोर्ट का लिया है तो उसका यहाँ डिटेल फिल करना है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स वाला। फिर अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाला फिल किए तो उसका डिटेल यहाँ से लेना है, और कोई IST से सप्लाई हुआ तो उसका डिटेल यहाँ से लेना है। और अगर रिक्लेम किया है,
अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, उसका यहाँ डिटेल लेना है। तो जैसे अगर हमने नहीं किया है तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि डिफरेंस दिख रहा है। मान के चलिए कि हम अभी सबको यहाँ पे दिखा देते हैं 25 मान के चलिए कि सब मेरा इनपुट का था, इसको अभी हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये मेरा आईटीसी था ही नहीं और हमने गलती आईटीसी ले लिया, तो इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यहाँ पर जब हो गया पूरा डिटेल फिल हो गया तो देखिए यहाँ पर सब निगेटिव जीरो हो गया, मतलब आपका अनरिकनसाइल्ड आईटीसी कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ ये 600 यहाँ पे फिगर चेंज करते हैं 778 था। देखिए ये जीरो हो गया। अब इसके बाद क्या करना है कि मतलब टोटल आईटीसी हमने अवेल किया 3B के थ्रू, और जीएसटीआर 9 में भी हम ये अवेल कर रहे हैं, सिर्फ ये वाला जो है नहीं अवेल कर रहे हैं क्योंकि ये हमने गलती ले लिया, तो अब इसका हम डिटेल देंगे। तो इसका एनी अदर आईटीसी अवेल बट नॉट स्पेसिफाइड अबव वाले में हम डाल सकते हैं कि माइनस है, तो यहाँ पर क्यों, क्योंकि अगर नहीं, या फिर आप माइनस भी छोड़ सकते हैं। तो इसको सेव कर दिया। तो ये टेबल 3 टेबल हमने फिल कर लिया। इस 3 टेबल में अगर आपको कोई इशू हो तो आप कमेंट करके बताएं, मैं आपका सारा कमेंट वहाँ से कंसिडर करूँगा और रिप्लाई करूँगा। 3 टेबल हो गया। अभी इस तरह के टोटल 18 टेबल हैं। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, पूरा देख करके जाइएगा। फिर यहाँ पर आते हैं रिवर्सल वाला में। रिवर्सल वाले में रूल 37 के हिसाब से अगर हमने रिवर्स किया होगा उसका डिटेल डालना है। 39, 42, 43 ये सब का जो रिवर्सल है उसके हिसाब से, 17.5 जो ब्लॉक क्रेडिट वाला है उसके हिसाब से। तो ये सब का रूल का अलग से वीडियो में बना दूंगा कि रूल 37 क्या है, रूल 39 क्या है, रूल 42 क्या है, ये सब का अलग से वीडियो बना दूंगा। आप इतना समझ लीजिए कि आपके केस में अगर अप्लीकेबल है तो इसको फिल करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ठीक है, इसको सेव कर दिया मैंने। ये रिवर्सल वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सबसे जो दिक्कत वाली बात है यहाँ पर आ गया अदर आईटी से रिलेटेड में। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या इशू होगा। यहाँ पर क्या है कि देखिए आपको 2A में दिख रहा है 9,825 रुपया, 4426 रुपया, 4426 रुपया और 116 रुपया, ये 2A में दिख रहा है। आपने जो 6B वाला आईटीसी ऊपर में डिटेल डाला था कि हमने ये सब इनपुट में क्लेम किया, उसका डिटेल यहाँ पे आ रहा है। तो ये माइनस दिख रहा है, इसका मतलब है कि आपका माइनस में दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि आपने ज़्यादा आईटीसी क्लेम कर लिया है। ठीक है, तो या तो आपको पेमेंट करना होगा या फिर इसका अगर रीज़न होगा तो आप इसको ऐसे ही माइनस छोड़ सकते हैं। ठीक है, और अगर ये पॉजिटिव में आएगा तो वो फिर आपका लैप्स में यहाँ पर आ जाएगा। अभी लैप्स में देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसको डिटेल फिल करना है। तो ये हो गया। देखिए इस वीडियो का पर्पस ये है कि आपको मैं टेबल समझा देता हूँ कि क्या है नहीं है। अगली वीडियो में हम अगर डिटेल में चर्चा करें, क्योंकि एक सेम सिनारियो होता नहीं है, इन सब के ऊपर अगर आप स्टडी करेंगे तो कितने सारे केस बनेंगे। ठीक है, तो वो सब की डिटेल में वीडियो कभी और बनाएंगे, या फिर जब आप कहेंगे, जब आपको जो इशू होगा आप हमसे या तो इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर इसके कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर क्या है कि डिटेल ऑफ टैक्स पेड एंड डिक्लेयर, ये सब अभी इजी हो जाएगा क्योंकि आसानी से यहाँ पर क्या है कि टैक्स पेबल कितना था और कितना हमने पेमेंट किया, ये ऑटो पॉपुलेटेड होता है। ये आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, आपका कितना बन रहा था। अगर कुछ आपने चेंज वगैरह किया तो उसके हिसाब से यहाँ पर दिखा देना आपका कम बन रहा था कि ज़्यादा, बाकी पेबल दिखेगा। तो इसको भी सेव कर लिया। पूरे 9 टेबल हमने फिल करके बता दिया कि क्या करना है। अब यहाँ पर इस टेबल में क्या करना है, 10, 11, 12 एंड 13। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि अगर आपने कोई अमेंडमेंट किया अगले फाइनेंशियल, मतलब ये कॉलम बेसिकली क्या है कि कोई भी चीज़ जो आपका 21-22 फाइनेंशियल ईयर का आपने 22-23 में किया है उसका डिटेल यहाँ पे डालना है। अगर आपने मतलब टैक्स कम पेमेंट किया था और अगले साल उसको अमेंड कर करके टैक्स ज़्यादा पेमेंट किया है तो उसका डिटेल यहाँ पे डालना है। या फिर आपने कम किया था, मतलब ज़्यादा पेमेंट कर दिया तो उसको कम किया है तो यहाँ डालना है। कोई आईटीसी ज़्यादा ले लिया था उसका रिवर्सल किया है तो यहाँ डालना है। और ये आईटीसी ले लिया मतलब अभी का जो है आईटीसी अगले साल में लिया है, कुछ आईटीसी छूटा होता है तो उसका डिटेल यहाँ डालना है। देखिए ये दोनों केस जो है ये ऑप्शनल है फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए भी। ठीक है, तो इसका डिटेल यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे याद रखिए 10 नंबर और 11 नंबर का आगे काम आएगा। अब यहाँ पर आते हैं 14 नंबर वाले में।
जो यहाँ पे लिखता है डिफरेंशियल टैक्स पेड ऑन अकाउंट ऑफ डिक्लेरेशन टेबल नंबर 9, 10 एंड 11। आपका पेबल बन रहा था तो पेबल लिखेंगे, और नहीं बन रहा था तो माइनस में लिखेंगे। मतलब अगर आपने घटाया तो माइनस में लिखेंगे, और अगर पेड करना था तो प्लस में लिखेंगे, और वो पेड वाले में सेम डाल देंगे क्योंकि आपका ऑलरेडी पेड हो गया है, मतलब 3B के थ्रू। ठीक है, तो वो यहाँ पे डाल देंगे, उसको भी सेव कर लेंगे। तो यहाँ तक भर दिया मैंने 14 नंबर। उसके बाद डिमांड वाला, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि डिमांड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालना है आपने। डिमांड का अगर आपको नहीं पता है कि कहाँ पर डिमांड है या कहाँ पर रिफंड हुआ है, तो रिफंड का तो आपको ईजिली पता होगा क्योंकि आपने रिफंड किया होगा। कितना क्लेम क्या है, कितना सैंक्शन हुआ है, कितना रिजेक्ट हुआ है, कितना पेंडिंग है, वो सब आपको डिटेल में डालना है। अगर आपका कोई रिफंड अभी भी पेंडिंग है तो वो भी डिटेल यहाँ डालना है। ठीक है, टोटल डिमांड ऑफ टैक्सेस कितना था, ये कहाँ से देखेंगे, तो एडिशनल नोटिस में जाकर के आप देख सकते हैं कितना पेड कर दिया है, ग्रॉस टोटल पेंडिंग आउट ऑफ ई, ये सब आपको डिटेल इसमें भरनी है। उसके बाद यहाँ पर क्या डिटेल डालना है आपको, 16 नंबर वाले में सप्लाई रिसीव फ्रॉम कंपोजिशन, ये मतलब एक इट्स सम फर्दर डिटेल मांगा गया है। अगर अप्रूवल बेसिस पे किया गया अभी तक वापस नहीं है, उसका डिटेल यहाँ डाल दीजिए। डीम्ड सप्लाई अगर कुछ हुआ है तो वो डाल दीजिए, और ये कंपोजिशन टैक्स पेयर से रिसीव हुआ है तो वो डालना है। ये सब डिटेल है जो फिल करना है। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, HSN वाइज समरी। अब देखिए HSN वाइज समरी के ऊपर मैंने एक वीडियो डिटेल में डाला है, नहीं तो इसमें क्या है कि HSN वाइज आउटवर्ड सप्लाई की समरी आपको अगर ये ध्यान में रखना है कि 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको HSN वाइज समरी GSTR 9 में डालना ही डालना है। और अगर 5 करोड़ से कम है तो जो भी B2B का सप्लाई हुआ है उसमें आपको HSN जरूर से डालना है, मतलब मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो HSN वाइज आउटवर्ड डालना है। अब इनवर्ड का पूछ रहा है, तो इनवर्ड का देखिए ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने पूरी वीडियो देख ली कि कैसे हम ये करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि कंप्यूट लायबिलिटी करेंगे। कंप्यूट लायबिलिटी करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिनिमम 4 और 6 डिजिट लेवल इतना डिपेंडिंग ऑन द एग्रीगेट, मतलब अभी ये नहीं कंप्लीट हुआ क्योंकि मैंने अभी HSN वाला नहीं डाला, इसलिए लायबिलिटी कंप्यूट नहीं करेगा। कंप्यूट लायबिलिटी कर लेंगे, उसके बाद जैसे ही कंप्यूट हो जाएगा तो यहाँ पे प्रोसीड टू फाइल आ जाएगा। उसके बाद सिंपली जैसे रिटर्न फाइल करते हैं उस तरह से हम लोग फाइल कर देंगे। तो मैंने इस वीडियो में बताया आपको कि कैसे आप GSTR 9 का पूरा टेबल समझते हैं, कैसे उसको ऑनलाइन फाइल करते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो का बेसिकली मेरा पर्पस था कि आपको ये बता देना कि कैसे आप GSTR 9 फिल कर सकते हैं और कैसे उसको फाइल कर सकते हैं। अगर आप इसकी वीडियो के बारे में पूरे डिटेल समझेंगे तो आपको बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी होती है GSTR 9 फाइल करने के लिए वो आपको मिल जाएगी। और जो एडवांस लेवल की हो, जो GSTR 9 बनाने के लिए, देखिए बनाना और फाइल करना अलग चीज़ होता है। यहाँ पे मैंने वीडियो बनाया है सिर्फ आपको फाइल करने के लिए, सिखाने के लिए। अगर इसको बनाना है कि GSTR 9 में क्या सही है क्या गलती है, उसके लिए अलग से कोई वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊं कि कहाँ पर क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली वीडियो था फाइल कैसे करते हैं और कैसे हम प्रिपेयर करेंगे उसके लिए था। तो इस वीडियो के कमेंट में आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हो, जो भी क्वेश्चन है आप, हम उसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगले वीडियो जो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।